दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों पढ़ लिए हैं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड। क्या दिया है? कहना है कि मैच 1 यानी लिस्ट 1 को लिस्ट सेकेंड के साथ मैच कराना है, जिसमें लिस्ट 1 में क्या दिया है, वुडन एलिमेंट दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे ए नंबर क्या दिया है? ए नंबर आपका दिया है पिथ। तो पिथ क्या होता है? तो पिथ का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर दिया है इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ट्री। क्या दिया है? इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ट्री हो जाएगा। अगला आपका दिया है सैपवुड। तो सैपवुड क्या हो जाएगा? तो सैपवुड जो होता है इसका आपका तीसरा हो जाएगा आउटर एनुअल रिंग। यानी सैपवुड क्या होता है? सैपवुड जो होता है वो आउटर एनुअल रिंग होता है। आपका तीसरा क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हार्डवुड दिया है। तीसरा क्या दिया है? हार्डवुड दिया है। तो हार्डवुड क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर इनर एनुअल रिंग सराउंडिंग द पिथ। यानी पिथ के चारों ओर इनर एनुअल रिंग होता है। और लास्ट में आपका दिया कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर क्या होता है? तो थिन लेयर ऑफ द सैप बिटवीन द सैपवुड एंड इनर बार्क। यानी इनर बार्क और सैपवुड के बीच के जो सैप होती है उसकी एक पतली लेयर होती है। ठीक है, क्या होता है उसको कैम्बियम लेयर कहते हैं। यानी पहले का आपका पहला सही हो गया और दूसरे का तीसरा सही हो गया। तो पहले का पहला, दूसरा का तीसरा, मतलब पहला वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है इसको देख लेते हैं। पिथ क्या होता है? पिथ यहाँ पे दिया है। पिथ क्या होता है? तो इट इज द इनर मोस्ट पार्ट। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर टिश्यू विच इज यूज्ड फॉर द नोरिशमेंट ऑफ द ट्री इन द यंग एज। और दूसरा आपका दिया सैपवुड। सैपवुड क्या होता है? तो इट इज द आउटर रिंग, आउटर एनुअल रिंग होता है बिटवीन द हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। इट इज लिविंग आउटमोस्ट पोर्शन ऑफ ए वुड स्टेम और ब्रांच। और हार्डवुड दिया है। हार्डवुड क्या होता है? इट इज द डेड इनर वुड। क्या होता है? इट इज द डेड इनर वुड होता है विच ऑफन कंप्राइज द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेम्स क्रॉस सेक्शन। यानी क्या होता है इसमें? स्टेम्स क्रॉस सेक्शन की मेजॉरिटी होती है। अगला दिया हुआ है कि कैम्बियम लेयर क्या होता है? तो कैम्बियम लेयर जो होता है इट इज द थिन लेयर। इट इज द थिन लेयर ऑफ द सैप बिटवीन द सैपवुड एंड इनर बार्क। यानी इनर बार्क और सैपवुड के बीच का जो है सैप की एक पतली सी लेयर होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कैम्बियम लेयर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इन द ब्रिक। क्या दिया है? कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका? फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, नीचे दिए गए इंग्रेडिएंट का, किसके लिए? गुड ब्रिक अर्थ के लिए, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ब्रिक। यानी ब्रिक में उनका परसेंटेज कंपोजिशन कितना होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा सिलिका का होता है, उसके बाद एल्यूमिना का होता है, फिर उसके बाद लाइम का होता है, उसके बाद फिर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। तो कंपोजिशन ऑफ द ब्रिक अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 50 से 60% रखी जाती है। एल्यूमिना की मात्रा जो होती है 20 से 30% होता है। लाइम का जो होता है 10% होता है। आयरन ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या होता है? आपका ये होता है लेस देन 7 होता है। और मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशिया का लेस देन 1 होता है। तो ये कंपोजिशन दिए गए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा द लाइम विच कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसा लाइम जिसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, हाई परसेंटेज होता है। तो उस लाइम क्या कहते हैं? उसको फैट लाइम भी कहते हैं, रिच लाइम भी कहते हैं, व्हाइट लाइम कहते हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। कह रहा है कि फैट लाइम विच इज आल्सो कॉल्ड रिच लाइम। यानी फैट लाइम जिसको रिच लाइम भी कहते हैं या व्हाइट लाइम भी कहते हैं, इज हाई कैल्शियम लाइम। क्या होता है? इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। विथ अबाउट 6% मटेरियल इनसोल्युबल इन द एसिड। यानी 6% मटेरियल ऐसा होता है जो एसिड में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। और चीफली ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग। इसमें क्या होता है? चीफली मुख्य रूप से क्या होता है? ऑब्टेन्ड पाया जाता है बाय द बर्निंग, यानी जला करके। इसको क्या कहते हैं? इसको कैल्सिनेशन कहते हैं। इन ए क्लीन प्योर लाइम स्टोन, चाक, सीसेल्स, ये सब क्या होते हैं? इन्हीं सबको जला के पाया जाता है। आगे दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है इट्स शेक विगोर्सली एंड इंक्रीज बाय द 2 to 3 times इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या होता है? लगभग 2 से 3 गुना क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है।
आगे दिया कि इट कंटेन अबाउट 93% कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें क्या होता है 93% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और क्या होता है 5 से 7% इसमें क्ले होती है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, इसको आप देख लीजिएगा। आगे दिया कि अदर टाइप ऑफ द लाइम एज द फॉलोइंग, क्या दिया कि और किस प्रकार के लाइम होते हैं। पहला आपका दिया है क्या, हाइड्रोलिक लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज वाटर लाइम, इसको वाटर लाइम भी कहते हैं। एज इट इज केपेबल ऑफ द सेटिंग इन द वाटर एंड डैम कंडीशन, इट हैज 70% टू 90% प्योरिटी, क्या होती है इसमें लगभग 70 से 90% क्या होता है प्योरिटी होती है। अब प्रॉपर्टीज की क्या होती है, तो ये इनसोल्यूबल होता है इन द वाटर में, लो प्लास्टिसिटी होती है और लेस लेकिंग होती है, ऑफ वाइट कलर होता है और हाई हाइड्रोलिसिटी होता है, यानी हाइड्रोलिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है इसमें। आगे दिया है एप्लीकेशन क्या होता है इसका, तो एप्लीकेशन होता है कि ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी में हम इसका यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी में यूज़ करते हैं। अगला आपका दिया पुअर लाइम, पुअर लाइम क्या होता है, तो इट इज आल्सो नोन एज इम्प्योर और लीन लाइम, यानी क्या होता है पुअर लाइम को इम्प्योर लाइम या लीन लाइम भी कहते हैं। दिया कि इट हैज लेस देन 70% प्योरिटी, यानी इसमें क्या होता है जो प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, वो 70% से कम होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मडी कलर का होता है। और एप्लीकेशन क्या होता है इसका, ये यूज किया जाता है इन द ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क में यूज करते हैं अराउंड द फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के चारों ओर, यानी फाउंडेशन के चारों ओर ब्रिक वर्क में हम इसका क्या बोलते हैं वो यूज किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दिया है एक फिगर दिया है जिसको जो कि 6 मीटर और 4 मीटर का है, यानी डायमेंशन 6 मीटर इंटू 4 मीटर आउट टू आउट है, यानी बाहर से बाहर तक का दिया हुआ है। कह रहा है कि एबव फिगर रिप्रेजेंट द प्लेन एंड द सेक्शन ऑफ ए एक्सकेवेशन लेआउट। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क, यानी अर्थवर्क का वॉल्यूम बताना है इन एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच, फाउंडेशन ट्रेंच के खुदाई का अर्थवर्क का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द एक्सकेवेशन कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द एक्सकेवेशन जो होता है वो पेरीमीटर निकाल लें और उसमें क्या करें गुणा कर दें किससे, एरिया से, यानी पेरीमीटर को एरिया से गुणा कर दिया जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द एक्सकेवेशन मिल जाएगा। और ये पेरीमीटर निकालें कैसे, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपका 4 इंटू 4 मैंने 4 प्लस 4 दिया, यानी यहाँ से ये 4 आपका डायमेंशन दिया है तो 4 डायमेंशन ये भी होगा, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी 2 हो गया 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर देखिए 6 मीटर दिया गया है, यहाँ भी 6 मीटर दिया गया है, और ये बीच में जो फाउंडेशन की खुदाई का फाउंडेशन वाली चौड़ाई दी गई है कितना है ये 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 0.80 मीटर हो जाएगा। अब क्या होगा कि 6 में से हम क्या करेंगे 2 इंटू 0.8 जो है कम कर देंगे, तो जो होगा ये हमारे क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। और ये पेरीमीटर को हल करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 16.8 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16.8 मीटर आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसके वेटेड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या निकालना है, इसके वेटेड क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपका जो है जो खुदाई किया गया है उसका एरिया निकालने के लिए 0.8 जो है मीटर हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 0.6 मीटर हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 0.48 मीटर क्यूब जो है मीटर स्क्वायर, ये हमारा एक्सकेवेटेड क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एक्सकेवेशन निकालना है। हमको पेरीमीटर मिल गया है, एरिया मिल गया है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8.064 मीटर क्यूब जो है करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन द टेंडर नोटिस फॉर ए पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इसमें से टेंडर नोटिस में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द वर्क ये होता है। आगे दिया डेट एंड टाइम ऑफ द टेंडर, ये भी देता होता है। अर्नेस्ट मनी ये भी होता है, यानी नन ऑफ दीज आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ दीज मतलब इसमें से कोई भी नहीं होगा, यानी क्या बोलते हैं इसमें नॉट इंक्लूड पूछा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नॉट इंक्लूड दिया हुआ है, इसलिए क्या होता है नन ऑफ दीज आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ कि आइटम इंक्लूड इन द टेंडर नोटिस आर, कह रहा है कि टेंडर नोटिस में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं ये इसमें दिया गया है। पहला आपका दिया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क होता है, दूसरा आपका होता है एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द वर्क होता है, तीसरा आपका डेट एंड टाइम ऑफ द टेंडर होता है, चौथा आपका दिया है अमाउंट ऑफ द अर्नेस्ट मनी होता है, पांचवा सिक्योरिटी मनी होता है और 6 नंबर क्या दिया है टाइम ऑफ कंप्लीशन। यानी ये इतने जो है आइटम्स जो होते हैं टेंडर नोटिस में इंक्लूड किए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ओ ए एंड ओ बी, यानी लाइन आपका दिया है ओ ए ये वाला
और ओ बी आपका ये वाला, यानी इनके बीच का इंक्लूड एंगल बताना है, यानी ये एंगल आपको बताना है। और ओ ए का बीरिंग दिया हुआ कितना है 45 डिग्री 15 मिनट, 45 डिग्री 15 मिनट जो है आपका ओ ए का बीरिंग दिया हुआ है। और ओ बी का बीरिंग जो दिया हुआ है कितना दिया है 175 डिग्री 50 मिनट का। अब ये एंगल आपसे पूछ रहा है, तो आई थिंक ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इंक्लूड एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे एंगल ए ओ बी निकालने के लिए बीरिंग ऑफ ओ बी, बीरिंग ऑफ ओ बी निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे बीरिंग ऑफ ओ ए से, यानी ओ बी का बीरिंग ऑफ ओ ए से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा एंगल निकल जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा आपका 175 डिग्री 50 मिनट माइनस 145 डिग्री 15 मिनट, यानी कम कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 130 डिग्री 35 मिनट जो है यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कि ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड स्टेशन ऑन द मेन सर्वे लाइन इज, कह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो कि ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है, सम फिक्स्ड स्टेशन, कुछ फिक्स्ड स्टेशन को ऑन द मेन सर्वे लाइन पर, तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3, उसको टाई लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाई लाइन कहते हैं। कह रहा है एक ऐसा लाइन जो ज्वाइन करती है किसको, सम फिक्स्ड स्टेशन को, कहाँ पर, ऑन द मेन सर्वे लाइन पर, उसे क्या कहते हैं, उसे टाई लाइन कहते हैं। अब ये लाइन कितने प्रकार की होती है, तो चैन सर्वेइंग में जो लाइन होती है वो आपका कौन कौन सी होती है, चेक लाइन होती है, बेस लाइन होती है, टाई लाइन होती है और आपका क्रॉस लाइन होती है। तो ये चारों लाइनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहला दिया है चेक लाइन क्या होता है, तो कह रहा द लाइन विच आर रन इन द फील्ड, ऐसी लाइन जो क्या होती है, रन करती है इन द फील्ड में, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है आपका, जो चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, यानी क्या होता है, चेक लाइन जो होती है वो चेक करती है क्या, एक्यूरेसी को, किसके, वर्क के एक्यूरेसी को चेक करती है। तो जब भी आपका चेक लाइन दिया होगा तो वहाँ पे लिखा होगा चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, तो इसी से आप लोग समझ लीजिएगा ये क्या होता है, चेक लाइन होता है। तो द चेक लाइन क्या होती है, द लाइन विच आर रन इन द फील्ड टू द चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क आर नोन एज, क्या कहलाता है, चेक लाइन कहते हैं। और चेक लाइन को प्रूफ लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेक लाइन को प्रूफ लाइन भी कहते हैं। आगे दिया है बेस लाइन, तो बेस लाइन क्या होता है, द बिगेस्ट लाइन दैट विल डिवाइडेड द टोटल एरिया इनटू द टू पार्ट इन द इज नोन एज बेस लाइन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी एरिया का, टोटल एरिया को डिवाइड करने वाली, दो भागों में डिवाइड करने वाली जो बिगेस्ट लाइन होती है उसको कहते हैं, उसको बेस लाइन कहते हैं। फिर से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि टोटल एरिया को दो भागों में डिवाइड करने वाली जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। आगे दिया इट इज़ द बिगेस्ट लाइन एमंग ऑल द लाइन इन ए ट्रवर्स। क्या होती है, इट इज़ द बिगेस्ट लाइन, या क्या होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है एमंग ऑल द लाइन, जितनी भी लाइनें होती हैं इन द ट्रवर्स में। आगे दिया टाई लाइन क्या होता है, तो द लाइन विच आर यूज्ड टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट आर नोन एज टाई लाइन। कह रहा है क्या, कि जो टाई लाइन होती है हम यूज़ करते हैं टू कलेक्ट द डिटेल को कलेक्ट करने के लिए ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के पास में, आर नोन एज क्या कहलाता है, टाई लाइन कहते हैं। और टाई लाइन जो होती है ज्वाइन द सब्सिडरी आर टाई स्टेशन ऑन द मेन सर्वे लाइन पर टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन को जोड़ने के लिए यूज में आती है। आगे दिया क्रॉस लाइन क्या होती है, तो द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन इज आल्सो नोन एज क्रॉस लाइन। यानी क्या होता है, जो आपका क्रॉस लाइन होता है वो क्या होता है, मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्या होती है, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, वो ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है किसके, मेन सर्वे लाइन के, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रॉस लाइन कहते हैं। तो ये लाइन दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन दिया द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है किसको, पॉइंट को, हैविंग द सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को जोड़ती है एबव द डेटम सरफेस, यानी डेटम सरफेस के ऊपर सेम एलिवेशन वाले पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, उसको कंटूर लाइन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है किसको, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को, और डेटम सरफेस के ऊपर सेम एलिवेशन वाले पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कंटूर लाइन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कंटूर लाइन में क्या क्या मतलब जो है और डिफिनीशंस होते हैं, जैसे कंटूर लाइन हो गया, कंटूर सरफेस हो गया, और कंटूर इंटरवल हो गया, कंटूर ग्रेडियंट हो गया, इसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आता है। ये सब जो होते हैं ये कंटूर लाइन के जो चैप्टर हैं उसमें
इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस होते हैं। तो आइए देखते हैं। कंटूर लाइन के बारे में बताया गया कि इट इज इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक रेखा होती है जो ज्वाइन करती है किसको, पॉइंट को सेम एलिवेशन एबव द डेटम सरफेस, डेटम सरफेस के ऊपर सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन करती है। आगे दिया कंटूर सरफेस क्या होता है, तो एन इमेजिनरी सरफेस, यानी यहाँ पर सरफेस होना चाहिए, एक इमेजिनरी सरफेस होता है एट विच, जिस पर एवरी पॉइंट इज लोकेटेड एट द सेम एलिवेशन एबव द डेटम सरफेस, डेटम इज नोन एज कंटूर सरफेस कहलाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखिए कंटूर लाइन और कंटूर सरफेस में डिफिनेशन सेम होती है, बस कंटूर लाइन में लाइन होता है और कंटूर सरफेस में क्या होता है, सरफेस होता है। तो कंटूर सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिस पर क्या होते हैं कि सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को जो है, सेम एलिवेशन वाले सभी पॉइंटों को क्या बोलते हैं, लोकेट करते हैं। आगे दिया कहाँ पर करते हैं ये, तो डेटम सरफेस पर करते हैं। आगे दिया कंटूर इंटरवल क्या होता है, तो द डिफरेंस होता है इन द एलिवेशन बिटवीन द सक्सेसिव कंटूर लाइन ऑन ए गिवन मैप इज फिक्स्ड, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट कंटूर between the any two contour line on a map is called contour interval। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या कह रहा है कि कंटूर इंटरवल क्या होता है, तो ये डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, एलिवेशन का डिफरेंस होता है बिटवीन द सक्सेसिव कंटूर लाइन ऑन ए गिवन मैप, किसी भी सक्सेसिव कंटूर जो लाइनें होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है, उनके एलिवेशन का डिस्टेंस होता है। और चूंकि ये क्या होता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, दिस वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटूर लाइन, किसी भी दो कंटूर लाइनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो कि मैप पर शो किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंटूर इंटरवल कहते हैं। आगे दिया कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है, तो एन इमेजरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैविंग ए कांस्टेंट इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल स्लोप इज कॉल्ड कंटूर ग्रेडियंट। यानी कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए कंटूर इंटरवल और कंटूर ग्रेडियंट में भी अंतर समझ लीजिए। कंटूर इंटरवल जो होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है और कंटूर ग्रेडियंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। आगे दिया इट इज द एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द वर्टिकल हाइट टू द स्पेसिफाइड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आगे दिया है आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन द टू सक्सेसिव कंटूर लाइन फॉर ए गिवन स्लोप इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, दिया है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ऑन द टू सक्सेसिव कंटूर्स लाइन फॉर ए गिवन स्लोप इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है। डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अपॉन द स्लोप ऑफ द ग्राउंड, स्लोप ऑफ द ग्राउंड पर डिपेंड करता है, एंड रिक्वायर्ड ग्रेड पर डिपेंड करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, कैनाल एंड कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो इन सब पे ये क्या होता है, डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी ये सब, क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, दिया कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस आता है वो क्या होता है ये बताना है आपको। लेंथ दिया है 9.81 मीटर, डायमीटर दिया है 1 मीटर का, वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया 2 मीटर पर सेकेंड का, और फ्रिक्शन फैक्टर 4F बराबर दिया हुआ है 0.06 दिया हुआ है। तो पहले समझते हैं कि फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप फार्मूला क्या होता है, HF बराबर होता है F डैश LV का स्क्वायर अपान 2GD, क्या होता है LV का स्क्वायर अपान 2GD इंटू में आपका F डैश होता है। अब ये F डैश क्या होता है, F डैश जो होता है वो फ्रिक्शन फैक्टर होता है। ठीक है, आगे L दिया, L लेंथ ऑफ द पाइप होता है, V क्या होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है, और G क्या होता है ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होती है, और D क्या होता है डायमीटर ऑफ द पाइप होता है। तो इस फार्मूले पर सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको रख देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, HF बराबर 0.12 मीटर आ जाएगा, और करेक्ट आंसर हमारा दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग आर एजम्पशंस, यानी इसमें क्या है, एजम्पशन बताना है क्या होता है, ऑफ द ऑयलर थ्योरी ऑफ फॉर द कैलकुलेटिंग द क्रिपलिंग लोड फॉर द कॉलम। क्या दिया, किसी भी कॉलम के लिए क्रिपलिंग लोड को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑयलर का थ्योरी होती है उसमें कौन कौन से एजम्पशन लिए जाते हैं ये आपको बताना है। पहला आपका दिया है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इट्स लेंथ, इसकी पूरी लंबाई में। ठीक है, कह रहा है क्या, एजम्पशन में पहला एजम्पशन क्या दिया है इसको समझिएगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ, इसकी पूरी लंबाई में। आगे दूसरा आपका दिया है कि द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज निग्लेजिबल, क्या होता है जो सेल्फ वेट होता है किसी भी कॉलम का वो क्या होता है, निग्लेजिबल कर दें, यानी उसको हम गणना में नहीं लेते हैं। अगला आपका दिया हुआ है द कॉलम विल
फेल ड्यू टू द बकलिंग एलोन, यानी कॉलम जो होता है वो बकलिंग के कारण जो होता है फेल हो जाता है। और अगला आपका एजम्पशन दिया गया है, कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द इट्स लेटरल डायमेंशन। कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द कॉलम यानी कॉलम की लंबाई होती है वो क्या होती है, बहुत लंबी होती है, किसकी तुलना में, लेटरल डायमेंशन की तुलना में। तो ये आपके चारों के चारों एजम्पशन जो दिए गए हैं वो सही हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों एजम्पशन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। बाकी आयलर के जो कॉलम, आयलर थ्योरी का जो होता है उसमें कौन कौन से एजम्पशन होते हैं ये भी हम आपको देखते हैं, दिखाते हैं। दिया है एजम्पशंस मेड इन द आयलर्स कॉलम थ्योरी आर एज फॉलो। क्या दिया है कि जो आयलर्स कॉलम थ्योरी के एजम्पशंस होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आपका दिया है जो कॉलम होता है वो इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट, यानी जो कॉलम होता है वो शुरुआत में क्या होता है, परफेक्ट रूप से स्ट्रेट होता है। एंड द लोड इज अप्लाइड एक्सियली, यानी लोड जो होता है उस पर एक्सियल लोड कार्य करता है। दूसरा आपका दिया है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, यानी क्रॉस सेक्शन जो होता है किसका, कॉलम का, वो क्या होता है पूरी लेंथ पे समान होता है। तीसरा आपका दिया द कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कॉलम का जो मटेरियल होता है वो परफेक्ट रूप से क्या होता है, इलास्टिक होता है, होमोजीनियस होता है, आइसोट्रोपिक होता है और हुक्स लॉ का पालन करता है। आगे दिया हुआ है कि जो लेंथ ऑफ द कॉलम, द लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज, यानी लेंथ ऑफ द कॉलम जो होता है क्या होता है, वेरी लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन की तुलना में जो कॉलम की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आगे दिया हुआ है कि द डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस की तुलना में। और 6 नंबर दिया कॉलम जो होता है विल फेल बाय द बकलिंग एलोन, कॉलम जो होता है बकलिंग के कारण क्या होता है, फेल हो जाता है। और लास्ट में आपका दिया है द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लिजिबल, क्या होता है, जो सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम होता है, कॉलम का सेल्फ वेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4 अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।